अरे यार, ये अस्पताल भी ना, वही भीड़ भाड़, वही बेचैनी, वही मरीजों की। मेरा तो देख देख के ऐसे जी घबराने लग जाता है। हाँ, शोभा जी है ना जो रजौरी गार्डन से चुनाव में खड़ी हुई थी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल वही हूँ। मैंने वर्चुअल दुनिया ने भी मेरा साथ नहीं दिया और ना ही वास्तविक दुनिया ने। तो नतीजा क्या होना था? चुनाव हारना ही था। हार गई। करना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी और मैंने जनता से बदलाव का वादा भी किया था। पर क्या करूं, या तो मेरे समझाने में ही कुछ कसर रह गई या फिर उनकी समझ में। वैसे रजनी जी, आपकी दुकान के समोसे कचौड़ी तो बहुत गर्मा गर्म मैंने खाए हुए हैं। आप यहाँ कैसे? अरे शोभा जी, मैं तो ठीक हूँ। पर पिछले 5 दिनों से मेरे पति यहाँ एडमिट है। बस उन्हीं के लिए लंच लेकर आई हूँ। वैसे तो लंच यहाँ मिलता है, लेकिन वो खाने लायक कहाँ होता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं ना। अरे, तो फिर क्या आप दुकान बंद करके आए हैं, ताला लगा के? अरे नहीं नहीं शोभा जी, थोड़ी देर के लिए नौकरों के सहारे छोड़ के आई हूँ। और अगर इनके लिए लंच मैं खुद लेकर नहीं आती ना, तो ये उदास हो जाते हैं। एक दिन तो कहने लगे, रज्जो रानी, मुझे लंच की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना होता है। अरे वाह रजनी जी, आपके सुरेश जी तो बड़े रोमांटिक हैं, वो भी हॉस्पिटल में। आप भी चौपा जी बस। पर आप बताइए, आप कैसे आए हो यहाँ? अरे आपको क्या? बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ बीमारी सिर्फ मरीजों की नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बीमार है। और चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला। अब आप खुद ही देख लो, कैसे बाहर मरीज दवा के लिए तड़प रहे और अंदर रिश्वत का खेल चल रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक है। अरे, यही नहीं, एक्सीडेंटल हो या आकस्मिक, रोगी लाने वाले परिजनों और राहगीरों को इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है ना, कि इस बीच चाहे दवा के अभाव में मरीज की दमी क्यों ना निकल जाए। अब मैं चुनाव हार गई तो क्या मेरा सब काम खत्म? नहीं, मेरा असली काम तो अब शुरू हुआ है। मैं यहाँ इलाज करवाने नहीं, मैं इस बीमार सिस्टम को सुधारने आई हूँ। इस भ्रष्टाचार को मिटाना है मुझे। अच्छा रजनी जी, एक बात तो बताइए, आपके पति को हुआ क्या था? वो तो अच्छे खासे थे, हमेशा दुकान पर बैठा करते थे। क्या बताऊं, अचानक सांसें अटक गई। अस्थमा का अटैक आया था। और इसका अटैक इतना गंभीर था, अभी डॉक्टर कहते हैं ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने तो ये भी सलाह दे दी है, थोड़े दिन के लिए दिल्ली छोड़ के गांव चले जाओ। हम्म। सुबह जी जब हम यहाँ आए थे ना, तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, गाड़ियां भी बस इक्का दुक्का चला करती थी। और अब देखो, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, धुआं ही धुआं। आज हवा का स्तर देख रहे हो, 500 के पार जा रहा है। ये तो है। हाँ, आप ही बताओ, बीमारियों से कैसे बचे? कई लोग तो सोचते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस गांव चले जाते हैं, हम्म। पर फिर वही बच्चों की पढ़ाई, अपना रोजगार, यही सब कुछ पकड़ लेता है। वैसे तो इस शहर ने बहुत कुछ दिया है हमें, पर अब यही शहर ना मेरे सुरेश की सांसें छीन रहा है। क्या बड़ी बात हुई? आप आराम से चाय पी के हो। मैं यहीं बैठी हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? तो भाई, ये तो वही पर्यावरण कार्यकर्ता रेनू लग रही हैं, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। कहाँ? अरे हाँ, सही कह रही हो आप, ये तो वही है। जी हाँ, मैं रेणु ही हूँ। वैसे अभी आप भी सही बात कर रहे थे कि प्रदूषण से ना जाने कितनी तरह की बीमारियां होने लग गई हैं। प्रदूषण के भी बहुत कारण हैं। अभी मैंने भी मेघा पाटकर जी से प्रेरित होकर यमुना के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए आंदोलन किया था। पर उसका नतीजा ये देखो, ये मिला मुझे मेरे संघर्ष का इनाम। लेकिन रेनू जी, आपको अस्पताल में क्यों लाया गया है? अरे वो फांसी की सजा देने के पहले फिटनेस चेकअप होता है ना, उसी के लिए लाया गया। रजनी जी, आपके खाने की खुशबू तो यहाँ
भाई साहब का खाना हुआ नहीं क्या अभी? ठीक है, मेरे लिए थोड़ा बचा के रखना। अरे देखो ना, 11:30 बज रहे हैं, अभी डॉक्टर का राउंड खत्म नहीं हुआ। राउंड खत्म होगा तो खाना खिलाऊंगी। और तुम बताओ, तुम कैसे आई हो यहाँ? अरे जानी, भूल गई क्या? आपने ही तो बताया था कि यहाँ के जो डॉक्टर गुप्ता हैं बहुत ही नामी साइकोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनसे आज अपॉइंटमेंट ले रखी है। ओ, पर आपको हुआ क्या है? अरे ये कौन बोला? अरे आपको तो मैंने कई बार टीवी में देखा है। आप वही पर्यावरण कार्यकर्ता है ना? क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी है ना आप? जी हाँ, बिल्कुल सही। पर पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने भी आपको कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है मैंने आपको कहाँ देखा है। देखा होगा, ये सर्कस के जो इतने पोस्टर लगे हैं उनमें देखा होगा। ये जो पुल बन रहा है ना, इसके पीछे जो सर्कस लगी है, रैम्बो सर्कस, मैं वहीं पे जोकर का किरदार करती हूँ। मेरा नाम निर्मला है। और मैं आपको क्या बताऊं बहन, आप भी तो इसी बदलते वातावरण और भ्रष्टाचार की मारी हुई हो। जी हाँ, मैं भी इसी भ्रष्टाचार के शिकार हूँ। और आप? मैं मेरा हाल तो बिना ताल के ढोल जैसा हो गया है। क्या बताऊं? वैसे ये सब कुछ ठीक चल ही रहा था थोड़े दिन पहले तक, पर जब से ये डिजिटल वर्ल्ड का आगमन हुआ है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कोई घर से निकलना ही नहीं चाहता। बड़े अपने कंप्यूटर और टीवी में घुसे रहते हैं, और युवा वर्ग अपने लैपटॉप और मोबाइल में। और तो और बच्चे तक घर से नहीं निकलना चाहते, सब अपने वीडियो गेम्स में बिजी रहते हैं। और इस वजह से इधर भीड़ कम होती जा रही है सर्कस में। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब लोग आते थे, बच्चे आते, बड़े आते, और बच्चे जब आते ना, खूब हंस हंस के ताली बजा बजा कर लोट पोट हो जाते थे। सभी वर्ग के लोग सर्कस देखना पसंद करते थे। हम्म, बचपन में मुझे भी सर्कस देखना बहुत पसंद था। मेरे को अक्सर बाबा लेके जाया करते थे। हाँ, पर अब देखिए, अब तो आने वाले की संख्या बहुत कम हो गई है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये पुल का काम। जब से ये शुरू हुआ है, न गाड़ी पार्किंग की जगह और न लोगों को चलने की सुविधा। और इस वजह से और कम हो गई, और बहुत नुकसान हो गया है। हमारे मालिक को तो इतना नुकसान हो गया कि उन्होंने तो सर्कस बंद करने का फैसला ले लिया है। और मैं ठहरी वहां जोकर। मेरा काम है हंसाना। और जब सर्कस ही नहीं रहेगा तो किसको हंसाऊं? किसके लिए अपने चेहरे पे लाली लगाऊं? अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे आईना भी मुझसे पूछ रहा है, तेरी हंसी कहाँ गई जोकर? ओहो, फिर तो अब सब कलाकारों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब कलाकारों को ये सब खबर सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। सबके मन में एक ही सवाल, क्या करेंगे अब, कैसे करेंगे? और मुझे और कुछ आता ही नहीं। मैं ठहरी सिंगल मदर, मेरा एक छोटा बेटा जो अभी स्कूल में है। क्या करेंगे आगे? हमारा मेरा फ्यूचर, इसकी पढ़ाई, पढ़ाई का खर्चा, ये सब कैसे होगा? ये सब सोच सोच के मुझे बहुत डिप्रेशन सी होने लगी है। अरे निर्मला जी, आपकी बात सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सभी एक ही कश्ती में सवार हैं। भले ही हमारी नावें अलग अलग हैं, लेकिन दिल में उठने वाला दर्द का तूफान सबका एक सा है। बस यही चिंता खाई रहती है। लेकिन रजनी जी, ये तो बताओ, तुम्हारी दुकान तो बड़ी फेमस थी और चल भी रही थी खूब। आजकल कुछ कम चल रही है। क्या मेहनत मेहनत करना कम कर दिया क्या? अरे तुम्हारा काम तो बहुत आसान है। गर्मा गर्म समोसे कचौड़ी बनाओ, बेचो और मुनाफा कमाओ चकाचक। अरे हाल तो हम जैसे नेताओं का बुरा है। हम कितना भी अपनी जनता के लिए मरखप क्यों न ले, लेकिन खाते हमेशा गालियां ही हैं। लेकिन फिर भी मजा ले, जो पीठ दिखा जाए। हम मैदान में उनकी सेवा में डटे खड़े रहते हैं। शिल्पा जी, आसान? मेरे लिए तो हर दिन एक जंग है। रोज सुबह उठो, आटा गूंदो, सब्जियां काटो, तेल गरम करो, हाथ जलते हैं, पसीना टपकता है। लेकिन ग्राहक, ग्राहक गए। आप मुनाफे की बात कह रहे हो, यहाँ तो लागत भी नहीं निकल रही। जब से ये ब्रिज का काम चालू हुआ है, तब से ना तो गाड़ी लाने की जगह है और ना ही ठीक से चलने की जगह है।
हर तरफ धूल मिट्टी। अब तो ऐसा लगने लगा है जब तक ये ब्रिज का काम खत्म नहीं हो जाएगा ना, हमारी दुकान तो ठप ही समझो। और आप नेता लोगों का क्या कहना, जिसकी पार्टी उसके हित, बाकी दुनिया के भाड़ में। हम्म, इसी राजनीतिक प्रस्ता खींच में ही तो बरसों से काम लटक रहा है ये। ये देखो, प्रदूषण और इसकी बीमारी आपको ही नहीं परेशान कर रही रजनी जी, पूरे समाज को परेशान कर रही है। प्रदूषण का कारण देखो ना, लगातार पेड़ों का काटा जाना, नदियों को जहरीला बनाना। अब देखो यमुना के जल में कितना केमिकल कचरा छोड़ते हैं। मैंने मालिकों को समझाने की कोशिश करी, पानी फिल्टर करके छोड़ो, पर आप तो जानते हो ना। ये पानी फिल्टर करने का प्रोसेस तो काफी महंगा होता है ना रेणु जी? जी हाँ, बहुत महंगा होता है। इसीलिए फैक्ट्री मालिकों ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे को उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। पता है, बहुत भीड़ जमा हो गई थी। वो लोग भी ठहरे ऊंची पहुंच के लोग। उन्होंने अपनी पहुंच का फायदा उठाया और भगदड़ मचवा दी। बेचारे निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया सारा। वो फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया मेरे को। अरे रेणु जी, मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पाई कि मेरी हार का मुख्य कारण क्या है, कहाँ कमी रह गई। अपनी तरफ से तो पूरा प्रयत्न किया था, लेकिन हार के बाद भी मेरे अंदर कुछ ज्वलंत प्रश्न सुलगते रह गए कि क्या मुझे अब चुप बैठ जाना चाहिए, क्या पावर से ही सेवा हो सकती है, या कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा मैं अपनी जनता की अथक सेवा कर सकूं। बस यही सब चलता रहता है। ये देखो, हम सब की अपनी अपनी समस्या है यहाँ। और मैं उस औरत का चेहरा हूँ जिसके पति के गुजर जाने के बाद समाज ने कहा अब तो तू बोझ है। और उस विधवा की हंसी हूँ जो हंसती तो रहती है दूसरों को दिखाने के लिए ताकि उसका दर्द कोई न देख सके, पर रात के अंधेरे में सन्नाटे में हमेशा रोती रहती है। मेरी शक्ति से तो मेरा दिल भर आया है। बारिश, सुनो बहनों, बारिश हो रही है। बारिश की आवाज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आवाज तो मुझे बचपन की यादें दिलाती है। मैं जब छोटी थी ना, मुझे बारिश में नाचना बहुत अच्छा लगता था। माँ डांटती रहती थी, फिर भी मैं हमेशा बारिश में नाचती रहती थी। पर आज तो देखो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी दुख भरी दास्तां सुनकर कुदरत भी आंसू बहा रही हो। बहन निर्मला, यहाँ तुम ही नहीं संघर्ष कर रही हो, मैं, मेरे जैसे छोटे व्यवसायी हर शहर हर गांव में संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हमारी मेहनत की तो कोई कीमत ही नहीं है। और इस डिजिटल युग में जहाँ स्विगी जोमेटो का बोलबाला है, इस तकनीक को शायद हम समझ नहीं सके और पीछे रह गए। जी बहनों, मेरी स्थिति भी आप लोगों से कुछ कम नहीं है। पर हाँ, जब जब मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी ना, तब तब मेरे साथी जो मेरे विचारों से प्रेरित है, मेरी आवाज़ बनकर उठ खड़े होंगे। आवाज़ बंद नहीं होगी, वो एक आंधी की तरह चलेगी और एक मिसाल स्थापित करेगी। बिल्कुल ठीक कहा रेणु जी। अब मेरा जीवन देखिए, मेरा जीवन तो अब ऐसे मोड़ पे आके स्तंभित हो गया है जहां आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पर एक बात है, जिंदगी भी बड़ी अजीब है। जब मैंने ये जोकर का किरदार करना शुरू किया तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और मुझे मजबूरी ये करना पड़ा। पर अब इसको निभाते निभाते मुझे इससे बहुत लगाव हो गया। इतना लगाव हो गया है कि मैं इस कला को मरने नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसको आगे बढ़ाऊं, आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाऊं। पर एक ही प्रश्न उठता है, कैसे करूं? अरे निर्मला जी, आप एक काम करो, स्कूलों में जाके बच्चों को छोटे छोटे शिक्षाप्रद नाटक सिखाओ। इससे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा। या आप एक एनजीओ ज्वाइन कर लो, उसके माध्यम से अपनी कला को आगे बढ़ा सकते हो आप। क्या आइडिया है।
अरे रेणु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है ना, तो कहीं ना कहीं से दूसरा जरूर खुलता है। अभी जो आप कह रही थी, मैं आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, और वो जो आपने एनजीओ वाला जो आइडिया दिया ना, वो तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। और मैंने ठान लिया है कि मुझे अपना एक स्वयं का एनजीओ खोलना है। अगर आप बहनें भी मेरे साथ मेरे एनजीओ में जुड़े, तो मिलकर अपन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा भी कर सकेंगे, और शायद थोड़ी बहुत आमदनी का भी जुगाड़ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा शोभा जी आपने। ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है। जब आप एनजीओ शुरू करेंगी ना, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहूंगी। आपके एनजीओ के माध्यम से मैं छोटे बच्चों के चेहरे पे एक हंसी ला सकती हूँ, और छोटे आपके इस माध्यम से आजकल के डिजिटल दुनिया के साथ चलते छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकती हूँ। उसके द्वारा मेरे हुनर को एक पहचान भी मिल जाएगी, और मेरी थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे वीडियो देख के, और इस मरते हुए कला को मैं पुनर्जीवित कर सकती हूँ। हम्म। रजनी जी, आप नहीं जुड़ेंगी मेरे साथ? रजनी जी, आप मेरे एनजीओ में शामिल नहीं होंगी क्या? जरूर जरूर शोभा जी, मैं भी आपके एनजीओ के साथ जुड़ना चाहूंगी। मैं भी युवा लड़के लड़कियों को पाक कला सिखा सकती हूँ, और उस अपने व्यवसाय की बारीकियों को बता सकती हूँ, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप बहनों का मेरे एनजीओ में स्वागत रहेगा। वैसे आप तीनों जिस सोच और विचार के साथ समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं ना विभिन्न क्षेत्रों में, अत्यंत सराहनीय है। मैं भी आप लोग को ज्वाइन करना चाहूंगी। पर हाँ, इसको जरूर आप आगे बढ़ाओ और इसको एक आंदोलन का रूप दो। यही समाज की सच्ची सेवा भी होगी। पर अब वैसे भी मेरा तो समय समाप्त हो रहा है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। पर मेरी शुभकामनाएं सदा आप लोग के साथ रहेगी। अलविदा बहनों। रुकिए 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 रेणु जी, निराश मत होइए। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। क्यों ना हम लोग सब मिलके रेणु जी के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करें। क्या ख्याल है बहनों? अरे निर्मला, तुम्हारा प्रस्ताव तो बहुत ही सराहनीय है। अब हम तो तय रहा, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने एनजीओ का शुभारंभ इसी मुद्दे से करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज सौभाग्यवश मेरे थैले में मिठाई भी है। चलिए इस बात पर सब बहनें मुंह मीठा कीजिए। जी, जी, जी। जिसको जो पसंद है, इसमें बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं। अरे, अरे वाह रेणु, रजनी जी, थैंक यू। आपने तो लड्डू खिलाकर ऊपर वाले की तरफ से हमारे एनजीओ को लाइन क्लियर का इशारा दे दिया। वैसे मैं तो जिंदगी से निराश ही हो चुकी थी। पर हाँ, धन्यवाद बहनों, आप लोगों ने मुझे जीने की आशा दे दी है। यदि मैं जेल से छूट के बाहर आई ना, तो आप लोग को जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी मैं भी। बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे जानी, नया साल आने वाला है, आपके लिए तो हम साल बदल डालेंगे। क्या बात है। जिंदगी के स्वाद भी बदलते रहते हैं, कभी समोसों की तरह चटपटे, तो कभी रसगुल्लों की तरह मीठे। बस हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है, और नए नए रास्ते तलाशते रहना है। छोटे कारीगरों को दबाओ मत, बढ़ावा दो। मेरा तो सबसे यही कहना है कि डिजिटल वर्ल्ड और रियलिटी में बैलेंस बना के रखो, और हकीकत का सामना करो। बहनों, यही तो हम सबकी कश्मकशी जिंदगी है, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने रास्ते खुद ही तलाशने होंगे। तभी तो हम स्वयं की, अपने समाज की और अपने देश की उन्नति कर सकेंगे। ठीक है ना बहनों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं शोभा गर्ग, एक जुझारू नेता के किरदार में। मैं रजनी कपूर, एक कर्मठ हलवाई के किरदार में। मैं रेणु गोयल, पर्यावरण कार्यकर्ता के किरदार में। मैं निर्मला बाबूजी, जोकर के रोल में। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा
जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं, हम थे जहाँ